नमस्कार, जय हिंद। पीस कैन नेवर बी अचीव्ड बाय फोर्स, इट कैन ओनली एग्जिस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग। ये बात एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले कही थी, पर आज ये पूरी तरह से लागू होती हुई दिखती है। ऑल आईज ऑन रफा, ये ट्रेंडिंग चल रहा है पिछले 3 दिनों से। सैटरडे संडे रफा, गाजा का एक पार्ट जहां पे लगातार हमले किए गए और वो हमले रुक ही नहीं रहे। बेगुनाहों की जान जा रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, विमेन परेशान, बुजुर्ग परेशान। आइए आखिर देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ऑल आइज ऑन रफा, रफा की ऐसी कंडीशन आखिर क्यों हुई, क्या प्रोसेस था, आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपका अगला 5 मिनट शायद आपको नजरिया दिखाएगा कि कैसे इंटरनेशनल ऑर्डर बदलता रहता है। ऑल आइज ऑन रफा, इस ऑल आइज ऑन रफा को काफी अच्छा सोशल मीडिया पे भी चलाने के लिए बॉलीवुड, हॉलीवुड और यहां तक के क्रिकेटर्स या फिर फुटबॉलर्स का भी योगदान रहा है। इन्होंने अपने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर डालने की कोशिश की है ऑल आइज ऑन रफा। अब ये कहना मुश्किल है कि किसको वाकई में इसका मतलब समझ में आया या नहीं आया, पर ठीक है, विद गुड जेन्युइन नॉलेज दैट दे हैड, इन सब ने ट्रेंड कराने की कोशिश की। कुछ लोगों के खिलाफ ट्रोल भी उतर के आए और कहीं पे ये बात सच निकल के आ रही थी कि थोड़ा इमोशनल हो गए, ओवर मोटिवेट हो गए, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए था कि मैं किस चीज को ट्रेंडिंग बना रहा हूं और उसमें क्या मैं स्टेटस दिखाना चाहता हूं लोगों को। इस जो थीम का ऑल आइज ऑन रफा का मतलब समझने से पहले समझिएगा कि आखिर रफा है कहां। आप पूरे इज़राइल को जब आप पढ़ते हैं तो इज़राइल के 2 छोटे भाग में, एक है वेस्ट बैंक और एक है गाज़ा। जो आप स्ट्रिप देख सकते हैं, पूरा गाज़ा की स्ट्रिप है। गाज़ा का बॉर्डर इजिप्ट से लगता है और गाज़ा इजिप्ट के बीच में एक छोटा-सा चेक पोस्ट है। उस चेक पोस्ट का नाम है रफा, RAFAH, रफा। इस रफा को यूज किया जाता रहा है हमेशा एड पहुंचाने के लिए, ट्रेड के लिए और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करने के लिए। अगर आप इस ठीक रफा के ऊपर आज आप देखें, अगर मैं मानूं कि ये पार्ट रफा का है, तो मान लीजिए ये रफा का पार्ट है, इसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 मिलियन पीपल आसपास रह रहे हैं। ये 1.5 मिलियन पीपल सराउंडेड हैं इजरायली फोर्सेस से। चारों तरफ इजराइल के फोर्स मंडरा रहे हैं और ये इजरायली फोर्स ने अपना नया रूप लगा लिया है, ठान लिया है और वो लगातार इस पूरे रफा में जो टेंट्स हैं, जहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पे हमले ही हमले किए जा रहे हैं। Israel pounds southern Gaza city amid global outrage and ICJ ruling। तो ऑल आइज ऑन रफा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि फिलहाल कहानी गाजा की ऐसी हो चुकी है। जिस गाजा को हम लोग बिल्डिंग्स के फॉर्म में देखा करते थे, जिस गाजा में हमें मकान दिखा करते थे, इस पूरे गाजा की हालत अगर हम आज आपको दिखाएं तो ये पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बम्बार्डेड हो चुका है। लोग आज पहुंच चुके हैं, कहीं और बस चुके हैं और ये टैंक्स गुजरते हुए दिख रहे हैं इजरायली मिलिट्री के। ईरान ने अपने हैंडल्स पे डाला सोशल मीडिया के ऑल आइज ऑन रफा। ईरान चाहता है कि आज देश और दुनिया अपनी नजर ना मोड़े रफा से। आज वो देखे कि कैसे इजराइल रफा में वो तांडव मचाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे बेगुनाहों की मौत हो रही है। 45,000 दावा किया जा रहा है कि लोग मारे जा चुके हैं। पर इस रफा के पीछे सिर्फ इजराइल जिम्मेदार नहीं है। आज जिस मुकाम पे रफा खड़ा है, उसके पीछे इस गाजा को रूल करने वाली हमास वो जिम्मेदार है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को एक हमला किया इजराइल पर, जहां पे हॉस्टेजेस भी पकड़े गए, लोगों को मारा भी गया और उसके जवाब में इजराइल ने जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए रफा और ऐसे गाजा के पूरे ही तमाम एरिया को नष्ट करने की ठान ली। ऑल आइज ऑन रफा एक फ्रेज है जो रेफर करता है, अकॉर्डिंग टू ईरान, एक ऑनगोइंग जीनोसाइड को जो रफा में हो रहा है गाजा में, जिसका मानना है कि 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियन शेल्टर ढूंढने के आड़ में घूम रहे हैं, पर उनको शेल्टर कहीं मिल नहीं रहा है। समझना यह भी है, ऑल आइज ऑन रफा का मतलब है कि आज इजराइल सबको आंख दिखा रहा है, मुंह चिढ़ा रहा है। इसके मुंह चिढ़ाने के पीछे आईसीजे का भी एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसमें 15 जजेस बैठते हैं। 15 में से 13 का निर्णय था कि इजराइल गाजा में हमला बंद करो, रफा में हमला बंद करो। इसके बावजूद इजराइल के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जितना वर्डिक्ट होता है सब बाइंडिंग है, सब फाइनल है, परंतु इसके बावजूद भी इजराइल नहीं रुकता, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आईसीजे के साथ है कि उसका कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। इतना ही नहीं, यूएसए ने भी इजराइल को संदेश दिया कि हमला बंद करो, बेगुनाहों का मौत हो रहा है उसको रोको और तुम अब थोड़ा सा रिस्ट्रेन करो।
इजराइल ने मुंह चिढ़ाकर यूएसए को बोला कि तू साथ दे ना दे, हमला तो होके रहेगा। यहां तक कि पूरे दुनिया के लोगों ने इस समय तुर्की हो, जॉर्डन हो, कतर हो, रशिया हो, सबने एक ही आवाज में कहा कि इजराइल अब थम जाओ, ऐसा मत करो। पर इजराइल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को वो मुंह चिढ़ा रहा है इस समय बैठकर। उसके मुंह चिढ़ाने के पीछे का जो सनक है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि मेरा अगर लास्ट ऑफ द हॉस्टेज अगर नहीं छूटा तो मैं रफा को नहीं छोड़ूंगा, गाजा को नहीं छोड़ूंगा। हमास की गलती यह है कि वो हॉस्टेजेस को छोड़ नहीं रहा, जो पीस डील साइन हो रही है उस पर ठीक से वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए इजराइल का मानना है कि हम ऐसे हमलों को नहीं रोक सकते। यूरोपियन यूनियन में एक हलचल हुई। यूरोप के लोगों ने भी संदेश पहुंचा इजराइल में कि रुक जाओ, थम जाओ। और 3 यूरोपियन कंट्रीज तो कुछ आगे ही निकल गए। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। ये 3 यूरोप की कंट्रीज है जो सामने आकर बोलती है कि ऐसा है, अब हम पैलेस्तीन को स्टेट के दर्जा देते हैं, कंट्री का दर्जा देते हैं और हम निवेदन करते हैं यूरोपियन यूनियन से और यूनाइटेड नेशन से कि वो जल्द से जल्द पैलेस्तीन के स्टेट को रिकॉग्नाइज करे या कंट्री को रिकॉग्नाइज करे। इन 3 लोगों के मान लेने से कहीं ना कहीं एक चीज तो तय है कि यूरोप में भी जो वेव है इसराइल के प्रति वो धीरे धीरे टूट रही है, मरोड़ रहे हैं वो लोग और वो कोशिश कर रहे हैं कि पैलेस्तीन को रिकॉग्निशन मिले। अगर ये रिकॉग्निशन मिल जाता है, जो इन तीनों ने तो दे दिया है, पर अगर यूएन में मिल गया और बाकी के देश भी रिकॉग्नाइज करने लगे तो इसराइल के ऊपर एक मॉरल प्रेशर बनेगा, एक इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा कि आप एक कंट्री के खिलाफ जा रहे हो। क्योंकि आज पैलेस्तीन को कुछ लोग कंट्री नहीं मानते हैं, कुछ लोग यूएन में भी उसको आज ऑब्जर्वर स्टेटस दिए हुए हैं, हक में नहीं है कि उसको स्टेटहुड मिले। इन सब के पीछे एक और चीज, हाल ही में हमास ने फिर से टेल अवीव पर हमला किया। हमास के मिलिटेंट्स ने टेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी पर फिर से हमला किया और यहां पे काफी रॉकेट्स तो इंटरसेप्ट कर लिए गए थे क्योंकि इजराइल के पास आयरन डोम है। पर इजराइल ने फिर से देखा कि हमास के कुछ हाइडआउट्स है और वो हाइडआउट्स गाजा की तरफ हैं। तुरंत उसने अपने हमले इजराइल ने गाजा की तरफ कर दिए और आज ये चित्र अगर आप देखें तो शायद आपका दिल दहल जाएगा कि बिल्डिंग्स तबाह हो गए हैं, लोग मारे जा रहे हैं, टैंक्स पूरे गाजा में घूम रहे हैं और रफा को पूरी तरह से खत्म कर देने की जो कसम खा रखी है इजराइल ने वो कहीं सही होते हुए दिख रही है। लोगों से पूछा गया कि सेफ जगह कहां है बताओ इजराइल में, गाजा में कहां पे जाना चाहोगे? यूएनएचआरसी और यूएनआरडब्ल्यूए का कहना था कि यहां पे कोई भी ऐसी सेफ प्लेस बोलकर नहीं बची है। गाजा में देयर इज नो सेफ प्लेस, देयर इज ओनली हेल इन गाजा एज पर द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। अब ऐसे कंडीशन में एक बात तो तय है कि बेगुनाह मर रहे हैं। हमास ने अपनी जो गलती की है उसका खामियाजा सारे लोग भुगत रहे हैं और इजराइल इस बात को समझ नहीं रहा है। इसीलिए हमने चालू किया था इस फ्रेज से कि आप पीस फोर्स के दम पर नहीं ला सकते। पीस अगर लाना है तो अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी और दोनों में होनी पड़ेगी। इस कथन पे काफी लोगों ने कुछ कहा है। जैसे ही रफा पे बमबारी की गई, यहां पे सामने आते हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने कहा जो बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी एक बहुत ट्रेजिक मिस्टेक हो गई कि हमने एक टेंट पे फायर किया, हमने सिविलियंस पे फायर किया। क्योंकि वहां सिविलियंस मारे गए थे, वहां कोई भी हमास का कमांडर नहीं था। बाइडेन ने कहा कि कोशिश करो कि आप प्रिकॉशन लो, सिविलियंस को बचाओ। डेविड कैमरून यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हाँ, आपको डिस्ट्रेसिंग सेंस जो सीन्स हमें दिख रही है वहां पे रफा में, उसको आपको कुछ ना कुछ ठीक तरीका करना पड़ेगा। और यहां तक कि इजिप्ट के फतह अल सीसी प्रेसिडेंट ने बोला टारगेटिंग ऑफ डिफेंसलेस सिविलियंस। मतलब इजराइल ने शायद बदला लेने या रिवेंज लेने के लिए हर चीज को करने का जो ठान रखा है उसमें सिविलियंस की मौत ज्यादा हो रही है। और इस वॉर में विजेता कोई नहीं होता, इस वॉर में बस लोग मरते हैं, दोनों तरफ से रिसोर्सेज जाते हैं। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेस, इनका कहना बड़ा सटीक लगता है। इनका कहना है कि अब वॉर खत्म करो, पीस की बात करो और टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ो। हालांकि टू स्टेट सोल्यूशन 1990 से ही डिस्कस कर रहा है और भारत इसका प्रोटैगोनिस्ट है। भारत ने कहा टू स्टेट सोल्यूशन इज द पीस ऑर्डर और इज द पीस वर्ल्ड। आप इजराइल को और गाजा को अलग अलग दर्जा दे दो, ये कंट्री बन जाए और अपने आप पीस आ जाएगी। यहां तक इन्होंने ये तक बोला पेड्रो ने कि आप गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक एक कॉरिडोर बनाओ जो इन दोनों को कनेक्ट करता हो। तो बड़ी बात कही इन्होंने पेड्रो सांचेज ने कि कॉरिडोर बनाओ एंड विद ईस्ट जेरूशलेम एज इट्स कैपिटल एंड इट मस्ट बी यूनिफाइड अंडर द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी।
बोला कॉरिडोर बना दो वेस्ट बैंक और गाजा के बीच में ताकि कनेक्टिविटी आ जाए, और रूल करने के लिए पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी को आप कुछ ना कुछ दर्जा दो और वहां पे इलेक्शंस कराओ ताकि वहां पे शांति बनी रह सके। इसके लिए फिर से अंडरस्टैंडिंग आना बहुत जरूरी है। हम आपको भारत का रोल भी दिखाना चाहेंगे। भारत के रोल में भारत के कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने हमेशा एक कॉज को फॉलो किया है। पैलेस्टीन को स्टेटहुड की बात हमने हमेशा की है। हालांकि हमारा रुख पहले अरब वर्ल्ड की तरफ ज्यादा था, पर जब से कश्मीर के मुद्दे पे अरब वर्ल्ड ने चुप्पी साधी, हमने इजराइल को अपना दोस्त माना। हम इजराइल विजिट करते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इजराइल में उतरते, 2017 की बात है, और बेंजामिन नेतन्याहू खुद इनको हर जगह एस्कॉर्ट करते हुए दिखते हैं। जैसा वो नॉर्मली नहीं करते हैं या सिर्फ यूएस के साथ करते हैं, वैसा भारत को दर्जा दिया गया। मतलब हमारे डिप्लोमेसी में इजराइल का एंट्री होता है बहुत फोर्सफुली। 2017 से पहले अगर कोई भी नेता जाता था तो वो इजराइल जाता था तो पैलेस्टीन जरूर जाता था, ताकि रिश्तों में खटास ना आए, दोनों जगह हम अपने रिश्ते बरकरार रखें। पर 2017 में पहली बार हुआ कि सिर्फ इजराइल गए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और पैलेस्टीन को विजिट नहीं किया। नेताओं ने बहुत आवाज लगाई कि आपको जाना चाहिए, पर हमें डिप्लोमेसी अपनी अलग सेट करनी थी, इसलिए हमने डी हाइफनेट कर दिया पैलेस्टीन को इजराइल से। हमने बोला जब मेरा मन होगा मैं इजराइल से बात करूंगा, जब मेरा मन होगा मैं पैलेस्टीन से बात करूंगा। 2017 में हमारी इजराइल की पॉलिसी बदल गई और 2017 में हमारी पॉलिसी इजराइल की तरफ काफी फेवर होने लगी। पर 2018 में हम इजराइल नहीं गए और हम पहुंचते रामल्ला या पैलेस्टीन के जगह पे। यहां पहुंचने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जॉर्डन के हेलीकॉप्टर का साथ लिया और इजरायली जेट पूरे रास्ते भर इस जॉर्डन के हेलीकॉप्टर को सपोर्ट करते हुए पहुंच रहे थे, जो एक बहुत बड़ा दृश्य था कि कैसे इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच पीस लाने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या फिर भारत के राजनेता आगे हैं। इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए कि पीस को लाने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको अंडरस्टैंडिंग लाना ही पड़ेगा। भारत ने पीस के लिए वहां पे टू स्टेट सोल्यूशन में हमेशा अपना योगदान दिया है। इतना ही नहीं, पूरे इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे को अगर आप उठा लें तो आज से नहीं, सालों साल काफी कुछ चलता आ रहा है। हमारे पास कैंप डेविड अकॉर्ड से लेकर ओस्लो अकॉर्ड है, हमारे पास क्वारेट जिसमें ईयू, यूएस, रशिया और यूएन तक है, हमारे पास वॉशिंगटन में डायलॉग्स हुए, हमारे पास यूएनएससी में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, और हम लगभग बात करते रहे हर पीस अकॉर्ड में कि कहीं ना कहीं इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में पीस आ जाए। पर जैसे ही पीस पास आती हुई दिखती है, कोई ना कोई ग्रुप ऐसा काम जरूर कर देता है जहां से पूरा पीस प्रोसेस खराब हो जाता है। ये बात अब समझनी पड़ेगी कि आपके पीस प्रोसेस को खराब करने में उन लोगों का नुकसान है जो वहां सिविलियंस के तौर पे रहते हैं, उन बच्चों का नुकसान है जिनके पता ही नहीं कि गलती क्या हुई, वो क्यों पैदा हो गए वहां पे, और जिनको पता ही नहीं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सिर्फ यही चलता रहा तो उस पूरे देश में, उस पूरे रीजन में नफरत के अलावा कुछ और नहीं घुलेगा। तो समझना यह है कि भारत को आज लीडरशिप लेते हुए इजराइल गाजा के बीच में एक दोस्ती कराते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये काम मुश्किल तो है, पर वॉर को रोकने के बाद ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि एक पीस अकॉर्ड साइन हो जहां पे कंफर्म किया जाए, एक यूएन मैंडेटेड बॉर्डर बने, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स वहां पे नियुक्त की जाए और इजराइल और गाजा के बीच में पीस को बहाल किया जाए। भारत इसमें योगदान देने को तैयार है। देखते हैं बाकी कंट्रीज कितना करेंगे। आपसे आज हम ये जानना चाहेंगे कि ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन दोनों इजराइल गाजा के कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में आइडिया है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ब्लू लाइन क्या है और ग्रीन लाइन क्या है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। लेट्स सी। आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। काफी रैंकर्स हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भरोसा रख चुके हैं, दे हैव गॉट रैंक। यू आर द वन दैट वाज गोइंग टू गेट द रैंक द नेक्स्ट टाइम। हमारे पास सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, समाधान है। भले आप करंट अफेयर्स की बात करिए या डायनामिज्म की बात करिए या ऑप्शनल की बात करिए, सब कुछ हम आपको ऑफर करते हैं। फिलहाल 2025-26 के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेहतरीन ऑफर है। 15 महीने का पूरा कोर्स 29,999 में आपको मिल रहा है। ये मिलेगा आपको वेब पे भी, ऐप पे भी, आप डाउनलोड कर लें। वहां पे आपको एक कोड देना होता है CMC कोड, और तुरंत आपका ये 29,999 में आपको 15 महीने का कोर्स मिल जाता है। हमारे 2 बैचेस चालू हो रहे हैं। एक का नाम है आरंभ जो कि इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर, और एक है मेरे पास इंग्लिश का ट्रायम्फ बैच। इंग्लिश का बैच मेरा May 30 से चालू होने वाला है और मेरा आरंभ बैच 28 मई से चालू हो चुका है, और एक कंप्लीट सोल्यूशन है पूरा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। मिशन आईएएस 2026 भी मेरा चालू है May 28 से 2026 के तक आप पढ़ेंगे हमारे साथ। इसका प्राइस आप CMC कोड लगाते ही ऑफर ले सकते हैं, और 2024 से जो लोग पेपर दे रहे हैं ₹1 में पूरा टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। साथ ही में आपको CSAT का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं। CSAT भी
इस टेस्ट को 2 जून को ज़रूर दीजिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो रहा है। ऑफलाइन ये करोल बाग पे होगा, ऑनलाइन ये अनअकैडमी ऐप पे होगा। 9:30 ढाई बजे आप ये दोनों पेपर देकर अपनी रैंक पता कर सकते हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।